करीब 97% से ज्यादा सुन्नी मुसलमानों की आबादी वाले देश सूडान पर शायद किसी की बुरी नजर लग गई। पूरा आरोप एक मुस्लिम देश पर ही है। नाम है यूएई। अब जिसकी सत्ता के खिलाफ दुनिया भर के मुसलमान आवाज उठा रहे हैं। सूडान, वो देश जो कभी अफ्रीका की उम्मीद था, आज आग में जलता एक बंजर मैदान बन चुका है। साल 2023 से शुरू हुआ ग्रे युद्ध अब इंसानियत की सबसे डरावनी कहानी बन गई है। राजधानी खार्तूम से लेकर दारफुर तक हर सड़क खून से लाल है, हर घर में मातम है। दो ताकतवर जनरल, सूडान आर्मी के अब्दुल फतह अल बुरहान और अर्धसैनिक बल आरएसएफ के कमांडर मोहम्मद हमदान दगालो, जिसे दुनिया हेमददी के नाम से जानती है, सत्ता की भूख में अपने ही देश को चीर चुके हैं। कई हजार लोग मारे जा चुके हैं। 1.2 करोड़ के आसपास लोग विस्थापित हो गए और 2.5 करोड़ लोग भूख से तड़प रहे हैं। इन इलाकों में जारी लड़ाई और घेराबंदी की वजह से हालात बद से बदतर हो रहे हैं और स्थानीय समुदायों के पास भोजन या सहायता पाने का कोई माध्यम नहीं है। खाद्य अभाव पर नजर रखने के लिए एकीकृत सुरक्षा चरण वर्गीकरण नामक पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें खाद्य असुरक्षा को 5 चरणों में विभाजित किया गया है। 5वां चरण अकाल है और ये सबसे खराब स्थिति है, जिसमें भूखमरी, गंभीर कुपोषण के हालात और मौतें होती हैं। विश्लेषण दर्शाता है कि नॉर्थ दारफुर प्रांत के अल फशर शहर में अकाल की परिस्थितियां हैं और साउथ कोर्दोफान के काडुगली में भी यही स्थिति है। यहाँ परिवार लड़ाई के बीच फंसे हुए हैं और पत्तियां, पशुओं का चारा और घास खाकर गुजारा कर रहे हैं। देश भर में 3,75,000 लोग विनाशकारी स्तर पर भूख से पीड़ित हैं और भूखमरी के कगार पर हैं। ये सिर्फ युद्ध नहीं, एक साइलेंट नरसंहार है जिसे दुनिया देख रही है पर कुछ नहीं कर रही। साल 2019 महीनों चले विरोध के बाद तानाशाह उमर अल बशीर को सत्ता से हटाया गया। जनता ने समझा अब लोकतंत्र आएगा, लेकिन हकीकत में आया नया तानाशाह। वही सेना, वही बंदूकें, बस चेहरे बदल गए। शुरुआत में सेना और आरएसएफ साफ थे, पर धीरे धीरे ये गठजोड़ जहर बन गया। एक ने खुद को राष्ट्ररक्षक कहा, दूसरे ने लोकतंत्र की आवाज, पर दोनों के हाथ एक जैसे लाल हैं। आरएसएफ ने व्यापारियों पर टैक्स लगाए, सोने की खानदानों पर कब्जा किया और जो विरोध करे उसे मौत दे दी। सूडान की गलियों में अब कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ लाश और बारूद की गंध है। रब आलमीन, ये सूडान की एक मस्जिद से उठी आवाज है। जुमे की नमाज के बाद इमाम ने यूएई पर अल्लाह से कहर बरपाने और ज़ैद की सत्ता से बेदखली की दुआ की। सूडान से ये पहली आवाज यूएई के खिलाफ नहीं उठी है। कहानी सूडान की और भी खतरनाक है। 26 अक्टूबर साल 2025, अल फशर, 18 महीनों से घेराबंदी में फंसा सूडान का आखिरी बड़ा शहर, और उसी दिन आरएसएफ ने इस शहर पर कब्जा कर लिया। 3 दिन के अंदर 1500 से ज्यादा लोग मारे गए। घर में घुसकर हत्याएं, महिलाओं के साथ बलात्कार, बच्चों को दीवारों से पटक पटक कर मार दिया गया। येल विश्वविद्यालय की सैटेलाइट तस्वीरों में अल फशर की जमीन खून से लाल दिखाई दी। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के अनुसार अल फशर में आम लोगों के लिए बेहद कठिन परिस्थितियां हैं। सूडान में अर्धसैनिक बल आरएसएफ ने 500 दिनों की घेराबंदी के बाद इस शहर पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर अत्याचारों को अंजाम दिए जाने की खबरें हैं। बड़ी संख्या में आम नागरिकों को जान से मार दिया गया है और यौन हिंसा की घटनाएं हुई हैं। अनेक अन्य फंसे हुए बताए गए हैं। शहर की अब भी घेराबंदी है और भोजन, दवा और अन्य राहत आपूर्ति को वहां पहुंचा पाना संभव नहीं है, जबकि इसके लिए अनेक अपील जारी की जा चुकी हैं। यूएन मानवतावादी कार्यालय ओसीएचए ने इस अवरोध को अस्वीकार्य बताया है और जरूरतमंद आबादी तक तत्काल राहत पहुंचाने के लिए सुरक्षित मार्ग मुहैया कराए जाने का आग्रह किया है। अक्टूबर महीने के अंतिम दिनों से अब तक अल फशर से 71,000 लोगों के सुरक्षित स्थान की तलाश में भागने की खबरें हैं। इस सफर के दौरान हत्याएं किए जाने, लोगों को अगवा करने और उन्हें यौन हिंसा का शिकार बनाए जाने की रिपोर्टें हैं। यूएन के अधिकारी चॉप फ्लेचर ने कहा, ये नरसंहार है जो कैमरे के सामने हो रहा है। शहर का आखिरी हॉस्पिटल जल चुका है और भूख से तड़पते लोग रेगिस्तान की ओर भागने को मजबूर हैं। आरएसएफ का दावा है हम लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, पर असलियत यह है कि ये लड़ाई अब इंसानियत के खिलाफ बन चुकी है और अब इस जंग की डोरें खींची जा रही हैं बाहर से। सूडान की सेना का आरोप है कि संयुक्त अरब अमीरात पर्दे के पीछे से आरएसएफ को हथियार और पैसा भेज रहा है। अमेरिकी संसद सारा जैकब्स और ह्यूमन राइट्स वॉच का भी दावा है ब्रिटेन से खरीदे गए हथियार अब सूडान में आरएसएफ के हाथों में हैं। यूएई पर यह भी आरोप है कि उसने भाड़े के सैनिकों की भर्ती में मदद की और दारफुर में हुए नरसंहार में उसकी वित्तीय भूमिका रही। वहीं मिस्र, तुर्की और ईरान सूडानी सेना का समर्थन कर रहे हैं। यानी ये संगम दो जनरलों की नहीं रही,
ये एक टॉक्सी वॉर बन चुकी है जिसमें हर देश अपनी चाल चल रहा है और मर रहा है सिर्फ आम इंसान। अल-फशर की तबाही के बाद अब खतरा है, सूडान फिर टूट जाएगा। जैसे साल 2011 में दक्षिणी सूडान अलग हुआ था, लेकिन इस बार टूटेगा सिर्फ नक्शा नहीं, पूरी सभ्यता टूटेगी। आरएसएफ अरब जनजातियों से जुड़ा है, जबकि सेना गैर अरब मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है। वही कोर्दोफान में हाल के दिनों में हिंसा में तेजी आई है और हजारों लोग अपने घर छोड़कर चले गए हैं। सूडान के लिए यूएन मानवतावादी समन्वयक डेनिस ब्राउन ने मौजूदा हालात को आम लोगों के लिए विनाशकारी बताया है। वे लड़ाई की अग्रिम पंक्तियों पर फंसे हुए हैं, सहायता से कटे हुए हैं और विशाल स्तर पर भूख से जूझ रहे हैं। इसके मद्देनजर उन्होंने तुरंत युद्ध विराम लागू करने, आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बेरोक-टोक मानवीय सहायता मार्ग मुहैया कराए जाने का आग्रह किया है। सूडान के लिए इस वर्ष 4.16 अरब डॉलर की मानवीय सहायता अपील जारी की गई थी, जिसमें अभी तक कुल 4.16 अरब डॉलर की धनराशि ही प्राप्त हुई है। विश्व भर में मानवीय सहायता कार्यों के लिए वित्तीय समर्थन में अभूतपूर्व गिरावट आने से ये स्थिति उपजी है, जिसका जीवन रक्षक प्रयासों पर असर पड़ रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक ये जाति सफाया है। यहाँ मसालियत जनजाति के लोगों को निशाना बनाकर खत्म किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यूएई पर मामला ये कहकर खारिज कर दिया कि उसने नरसंहार कन्वेंशन से खुद को बाहर रखा है, यानी कोई सजा नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। सूडान अब सिर्फ खून से नहीं, दुनिया की चुप्पी से भी लाल हो चुका है और ये चुप्पी शायद आने वाले कई नरसंहारों की बुनियाद बन जाएगी। चलिए बात करते हैं कि कैसे हुआ आरएसएफ का जन्म। रेड क्रॉस प्रमुख स्पोल्जारिक ने रियाद में रॉयटर्स से बातचीत में कहा कि अल-फशीर से हजारों लोग भाग चुके हैं, लेकिन अब भी दसियों हजार लोग वहां बिना खाना, पानी और इलाज के फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा, हर बार जब किसी शहर पर दूसरा पक्ष कब्जा करता है तो हालात और बदतर हो जाते हैं। बता दें, ये वही दारफूर क्षेत्र है जहां 2000 के दशक में जातीय हिंसा और नरसंहार जैसी घटनाएं हुई थी, जिनमें लाखों लोग मारे गए थे। उस समय की जंजाविद मिलिशिया से ही आरएसएफ का जन्म हुआ था। स्पोल्जारिक ने कहा कि आईसीआरसी को अल-फशीर के सऊदी अस्पताल में संभावित नरसंहार की खबरें मिली हैं, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया कि पास के तबीला शहर में आईसीआरसी टीम को ऐसी रिपोर्ट मिली है कि भागते लोग थकान या चोटों की वजह से रास्ते में ही दम तोड़ रहे हैं। अमेरिका का आरएसएफ पर आरोप। अमेरिका ने पहले दारफूर के जिनेना शहर में आरएसएफ पर जनसंहार करने का आरोप लगाया था, जिसे आरएसएफ ने खारिज किया है। मानवाधिकार संगठनों ने भी आरएसएफ और सहयोगी गुटों पर जातीय सफाई के आरोप लगाए हैं। रेड क्रॉस प्रमुख ने कहा कि जिन देशों का इस युद्ध में किसी भी पक्ष पर प्रभाव है, उन्हें नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। बताया जाता है कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई पर आरएसएफ को सैन्य मदद देने के आरोप लगे हैं, हालांकि उसने इससे इनकार किया है। दूसरी ओर सूडान की सरकारी सेना को मिस्र और ईरान से मदद मिलती रही है, जिसमें ईरान निर्मित ड्रोन भी शामिल हैं। खतरनाक स्थिति में लोग। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी आईओएम के अनुसार 26 अक्टूबर से अब तक 70,000 लोग अल-फशीर से भाग चुके हैं, जबकि करीब 2 लाख लोग अब भी शहर में फंसे हैं। स्पोल्जारिक ने कहा कि दुनिया एक युद्ध के दशक से गुजर रही है, जहां पिछले 15 सालों में सशस्त्र संघर्षों की संख्या लगभग दोगुनी होकर 130 पहुंच गई है। उन्होंने चेताया कि तेजी से बढ़ती सैन्य तकनीक, खासकर ड्रोन, ने युद्ध को और खतरनाक बना दिया है। अल-फशीर में आरएसएफ के कब्जे से पहले स्थानीय लोगों ने बताया कि वे ड्रोन और गोलीबारी से बचने के लिए भूमिगत शरण स्थलों में छिपे हुए थे। कौन है आदर्श बेहरा? 36 साल के बेहरा को अल-फशीर शहर से किडनैप किया गया था। ये जगह खार्तूम से 1000 किलोमीटर दूर है। यहाँ से उन्हें नयाला सिटी ले जाया गया, जो आरएसएफ का गढ़ है और दक्षिणी पश्चिमी सूडान में दक्षिण दारफूर की राजधानी है। ये जगह खार्तूम से 1200 किलोमीटर दूर है। एनडीटीवी ने उड़ीसा में बेहरा के परिवार से बात की। परिवार ने बताया कि 36 साल के बेहरा साल 2022 से सूडान में सुक्राती प्लास्टिक फैक्ट्री नाम की कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। बेहरा ने की मदद की अपील। बेहरा के पत्नी सुष्मिता ने बताया कि उनके 2 बेटे हैं, जिनकी उम्र 8 साल और 3 साल है। बेहरा के परिवार ने ही वो वीडियो शेयर किया जिसमें आदर्श को हाथ जोड़कर जमीन पर बैठे देखा जा सकता है। आदर्श कैमरे के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं यहाँ अल-फशीर में हूँ, जहाँ हालात बहुत खराब हैं। मैं 2 साल से यहाँ बड़ी मुश्किल से रह रहा हूँ। मेरा परिवार और बच्चे बहुत परेशान हैं। मैं राज्य सरकार से मदद की रिक्वेस्ट करता हूँ। नमस्ते नमस्ते هذا شنو في يدك؟ ده شنو My name. my hindi صح؟ الله اكبر. والله ده العشاوس. الله اكبر. الهنود تعرفوه؟ جابت له هنود اديب والله جابت له هنود. الله اكبر هندي والله العظيم.
أرى أسمع عشان تثبتوا لأنه هندي أرى هندي كلامك شنو الأساس كلامك شنو الأساس بدي أجيب كلامك شنو الأساس تكلم عربي كلامك شنو الأساس ادينا إنجليزي عربي عشان ما فهم أي حاجة كلامك تكلم Now I am safety is good, no problem now. Asma, I am good. you in Sudan strong. Sudan is very critical now. No good, no safety now.